देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर सबसे छोटी जो यूनिट है वो हमारी फ्लिप फ्लॉप कहलाती है। फ्लिप फ्लॉप वो कुछ बेसिक से पॉइंट है जो मैं आपको सर्किट बना के आपको समझाऊंगा। पहला जो बेसिक सी जो बात वो यही है कि फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें चाहे इनपुट कितने भी हो, आउटपुट हमेशा 2 होते हैं। हमेशा फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो भी आपका फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो फ्लिप फ्लॉप के बारे में है। पहले हम लोग उसकी थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहली चीज होती है कि फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लिप फ्लॉप किस प्रकार का सर्किट है तो फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट है, यानी एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह कार्य करता है। इसके बाद में जबकि कॉम्बिनेशनल सर्किट जो इससे पहले वाले आपने सुने थे उसमें क्या था, मल्टीप्लेक्सर था, एनकोडर था, डिकोडर था, उसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट मिलकर आउटपुट की तरह कार्य करते हैं। ये कैसी सेल है, बाइनरी सेल है। मतलब बाइनरी सेल का मीनिंग क्या होता है, बाइनरी सेल का मीनिंग ये होता है कि 0 और 1 उसका उपयोग लेती है, 0 या 1 पर ही कार्य करती है। सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, सबसे छोटी जो यूनिट है वो कौन सी है, फ्लिप फ्लॉप है। यानी कि फ्लिप फ्लॉप जो कि किस पे काम करती है, 0-1 पे काम करती है। फ्लिप फ्लॉप जो कैसा सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है। सीक्वेंशियल सर्किट यानी एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्या काम करता है, इनपुट की तरह कार्य करता है। फ्लिप फ्लॉप के अगर प्रकार की अगर बात करते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि हमारे इसके अंदर एक R होता है और एक क्या होता है, S होता है, और हमारा जो आउटपुट जो है वो Q होता है और क्या होता है, एक Q डैश होता है। इसमें कौन से गेट लगे हुए रहते हैं, नोर गेट लगे हुए रहते हैं। एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्या होता है, इनपुट की तरह क्या करता है, कार्य करता है। अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंड गेट के साथ में क्लॉक पल्स का यूज कर लेते हैं। क्लॉक पल्स का अगर यूज आप करते हैं तो आपका जो सर्किट है वो कंट्रोल में रहता है। अगर क्लॉक पल्स यूज नहीं होता है तो सर्किट भी आपका कार्य नहीं करता है। तो यही बातें इसके अंदर बोली गई है। पहली जो चीज़ है वो यही है कि ये नोर गेट का यूज करता है। 2 इनपुट होते हैं, एक R होता है और एक क्या होता है, S होता है, और 2 आपके आउटपुट होते हैं, एक Q होता है और Q डैश होता है। अगर 0-0 इनपुट है तो हमारा सर्किट कार्य नहीं करेगा, जबकि 0-1 है तब ये आउटपुट हाई रहेगा। अगर 1-0 है तो इनपुट लो रहेगा, और 1-1 होने पर कंडीशन क्या होगी, फोरबिडन कंडीशन होगी। फोरबिडन कंडीशन का मतलब हमारा जो आउटपुट है वो फिक्स नहीं है, वो आउटपुट हमारा कुछ भी हो सकता है। तो RS फ्लिप फ्लॉप का अगर पूछा जाए कि क्या बोला जाता है तो आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, इसे लैच या मल्टी वाइब्रेटर कहा जाता है। लैच या मल्टी वाइब्रेटर RS फ्लिप फ्लॉप को बोला जाता है। तो बेसिक सी बातें क्या हो गई कि इसमें एक तो कौन सा गेट होता है, नोर गेट होता है, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट होता है, और इसके अंदर कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, क्लॉक पल्स होती है। 4 प्रकार के इनपुट होते हैं, एक 0-0 होता है, एक 0-1 होता है, एक 1-0 होता है और एक 1-1 होता है। इसके अलावा इसका मतलब अगर क्लॉक सिग्नल अगर 1 होगा तभी आपका सर्किट जो है वो काम करेगा, और अगर सिग्नल 1 नहीं होगा तो आपका सर्किट जो है वो कार्य नहीं करेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है, डिसएडवांटेज क्या आती है। डिसएडवांटेज यही है कि दोनों इनपुट अगर 1 होते हैं तो हमारा सर्किट कार्य नहीं करता है। जैसे कि ये डायग्राम में जो मैंने अभी बोर्ड पे बनाया था वो सेम टू सेम हमारा ये डायग्राम है। इसका अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो केवल ये बताया जाता है कि कितने इनपुट हम लोग ले रहे हैं और कितने हमारे आउटपुट है। और ये बात जो मैंने आपको बताई थी, ये टेबल एकदम दिमाग में आपको डालनी है कि 0-0 पे नो चेंज है, 0-1 पे सेट है, 1-0 पे रीसेट है और 1-1 पे फोरबिडन कंडीशन होती है। अब जो अगला जो फ्लिप फ्लॉप है उस फ्लिप फ्लॉप का नाम है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसे डिले फ्लिप फ्लॉप या डेटा फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। डिले फ्लिप फ्लॉप या डेटा फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए इसके अंदर डी फ्लिप फ्लॉप या डेटा फ्लिप फ्लॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि जब तक आपकी प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक आपका डेटा जो है ये स्टोर रखता है, इसीलिए इसको डेटा
या डिले फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। अब क्लॉक पल्स क्या होती है, लो होती है, वैल्यू में कोई बदलाव इसके अंदर नहीं होता है। ये एक बाइस्टेबल सर्किट है, यह एंड और नैंड दो सर्किट के द्वारा मिलकर बना होता है। इसके अंदर इनपुट जो होते हैं वो एक ही इनपुट होता है, मतलब आपने इधर एंड लगा दिया, इधर आप क्या लगा देंगे, नैंड लगा देंगे। इनपुट आपका एक ही आ रहा है और यही इनपुट यहाँ पर भी जाएगा। तो दोनों में जब हम एक ही इनपुट का उपयोग लेते हैं तब हम क्या बोलते हैं उसको, डी फ्लिप फ्लॉप। और वो सेम ही चीज़ यहाँ पर जो आप सर्किट बनाएंगे उसमें एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह कार्य करेगा, एक क्यू होगा और एक क्यू डैश होगा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, क्लॉक पल्स का। वो सेम ही बात हम लोग कहेंगे कि अगर क्लॉक पल्स 1 है तो हमारा सर्किट कार्य करेगा और अगर क्लॉक पल्स 0 है तो हमारा सर्किट कार्य नहीं करेगा। इसमें हमारे दो आउटपुट हमारे मिलते हैं, क्यू और क्यू डैश। अब देखिए अगर हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर नेक्स्ट जो चीज़ है वो यही है कि क्लॉक पल्स लो होता है, वैल्यू में बदलाव नहीं होता है, बाइस्टेबल सर्किट है, एंड और नैंड गेट से मिलके बना होता है। और ये आपका सर्किट हो गया जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे बनवाया था। इसके अंदर दो इनपुट है, तो आप जो ब्लॉक डायग्राम है उससे केवल इनपुट के बारे में बताएंगे कि इसके अंदर एक डी इनपुट है, एक क्लॉक पल्स इनपुट है और दो आपके आउटपुट है, एक क्यू है और एक क्यू डैश है। 0 पे ये कार्य नहीं करता है, स्टोर करता है, डिले करता है, और 1 पे ये प्रोसेस करने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है वो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है। जेके फ्लिप फ्लॉप में आप ये बताएंगे कि आरएस फ्लिप फ्लॉप की जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप का उपयोग लेते हैं। यदि जे बराबर के बराबर 1 होगा तो आउटपुट में बदलाव हो जाता है, जबकि आरएस फ्लिप फ्लॉप में आपने देखा था कि अगर दोनों 1 होते हैं तो हमारे आउटपुट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। जे और के एस और आर की तरह कार्य करते हैं। जहाँ पे जे के लिखते हो वहाँ पे आप आर एस भी ले सकते हो, जहाँ जे सेट के लिए है और के रीसेट के लिए है। आपको याद रखना पड़ेगा, जे सेट के लिए है और के रीसेट के लिए यूज में होता है। अब जो हमारा सर्किट जो बना है उसके अंदर हम क्यू, के और क्लॉक पल्स, जो ये तो हमारे अपर गेट के लिए यूज में लेते हैं, और क्यू, जे और क्लॉक पल्स जो है वो हम लोग लोअर गेट के लिए यूज में लेते हैं। और जे बराबर के बराबर 1 होने पर क्यू भी आपका 1 हो जाएगा और अपर एंड गेट आपका कार्य करेगा, जिसे आप रीसेट बोलेंगे। और क्यू डैश के अंदर 1 अगर है तो जे बराबर के बराबर 1, मतलब लोअर गेट जो है वो आपका काम करेगा। इस चीज़ को समझने के लिए आप इसे बोर्ड पे देखें ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले आप ये सोचें कि आपने आरएस फ्लिप फ्लॉप में क्या किया था। आरएस फ्लिप फ्लॉप में आपने इस तरह से नोर गेट का यूज किया था, और नोर गेट का यूज करने के बाद आपने बताया था कि इसके अंदर एक का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए कैसे काम कर रहा है, इनपुट की तरह उसके अंदर काम कर रहा था। अब आपको ध्यान होगा कि इसके अंदर आपने यहाँ पर एक क्लॉक पल्स का यूज किया था जो कि इसको कंट्रोल कर रहा था कि अगर ये 1 है तब तो ये सर्किट जो है वो आपका काम करेगा, और अगर ये 0 है तो ये जो आपका सर्किट है ये आपका काम नहीं करेगा। अब इससे फ़र्क यही आता है कि जो लास्ट आउटपुट आता है वो वापस से इनपुट की तरह इसके अंदर क्या करता है, कार्य करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम दो इनपुट का यूज करेंगे। एक जो इनपुट जो होगा वो हमारा के होगा और एक जो इनपुट है वो हमारा जे होगा। कुल मिला के जो अपर गेट है, अगर हम लोग अपर गेट की बात करते हैं तो ये हम लोग कहते हैं कि ये हमारा अपर गेट है। इसमें एक तो हमारा क्यू, यहाँ से क्या आएगा क्यू, एक हमारा के और एक हमारा क्लॉक पल्स। अगर ये तीनों चीज़ें होती है, क्यू है, के है और क्लॉक पल्स है, तो अपर गेट काम करेगा। और इसी तरह से क्यू डैश है, इसके अलावा जे है और क्लॉक पल्स है, तो लोअर गेट जो है वो आपका कार्य करेगा। तो ये आपने किसके बारे में देखा, जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। इसके अगर हम लोग टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसकी जो टेबल जो है वो इस तरह से काम करती है। थोड़ा सा ढंग से देखना आप लोग, वो सेम ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि 0 0 0 1 1 0 1 1 तो है, लेकिन जो आपका इनपुट जो है वो सब में 0 है। जैसे ये दोनों 1 हो जाते हैं तो आपका जो Q जो है वो बदल के 1 हो जाएगा। अब ये चारों जगह क्या रहेगा, 1 रहेगा, और यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 रहेगा, और आउटपुट वही 0 0 1 1 है
और इसके अंदर ये 1 आने की वजह से ये 1 हो जाएगा, जबकि जो 111 है वहाँ पे भी इसका क्या आउटपुट आएगा, 1 आएगा। मतलब कुल मिला के जो RS फ्लिप फ्लॉप था, जो 0 पे 1 पे आउटपुट नहीं दे रहा था, और ये 0 1 पे भी क्या देता है, आपको आउटपुट देता है। अगर ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो आपको पता है कि ब्लॉक डायग्राम में केवल इनपुट के बारे में बताया जाता है। एक तो K हो गया, एक आपका क्लॉक पल्स हो गया, और एक क्या हो गया, J हो गया। और आउटपुट आपके जो है वो 2 होते हैं, Q होता है और एक आपका Q डैश होता है। अब आप देखिए नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है वो आपका T फ्लिप फ्लॉप। T फ्लिप फ्लॉप की अगर आप लोग बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इसे टोगल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। T फॉर टोगल। टोगल फ्लिप फ्लॉप जो है, इसमें जो फ्लिप फ्लॉप है वो मिलकर काम करता है किसी दूसरे फ्लिप फ्लॉप के साथ। मतलब ये हो गया कि आप इस T फ्लिप फ्लॉप को JK या RS फ्लिप फ्लॉप के साथ जोड़ देंगे। तो ये आपका T फ्लिप फ्लॉप है। एक का जो आउटपुट है वो दूसरे वाले के लिए कैसे काम कर रहा है, इनपुट की तरह काम कर रहा है। यदि T सिग्नल आपका 1 होगा तभी आपका सर्किट जो है वो कार्य करेगा, और 0 पे सर्किट आपका काम नहीं करेगा। इसमें भी एक ही इनपुट होता है। अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे फ्लिप फ्लॉप है जिसमें एक ही इनपुट होता है, तो एक तो T फ्लिप फ्लॉप पे सिंगल इनपुट होता है, और एक D जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें भी सिंगल इनपुट होता है। क्लॉक पल्स को इनपुट नहीं माना जाता, लेकिन अगर वो क्लॉक पल्स को शामिल कर रहा है तब आप कह सकते हैं कि केवल T जो फ्लिप फ्लॉप है वही एक सिंगल इनपुट लेता है, और वो दूसरे सर्किट को काम करने देता है या कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि ये कैसे काम करता है, क्लॉक पल्स की तरह काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है वो आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है। इसके अंदर आपके 2 फ्लिप फ्लॉप आपके पास में होते हैं, एक मास्टर होता है और एक स्लेव की तरह काम करता है। जब मास्टर काम कर रहा होता है तो स्लेव कार्य नहीं करता है, इसी तरह से जब स्लेव कार्य कर रहा होता है तो मास्टर कार्य नहीं करता। इसके पीछे कारण क्या होता है कि इनके बीच में क्लॉक पल्स का यूज लिया जाता है। अगर ये जो क्लॉक पल्स है अगर ये 1 होगा तो इसके लिए तो सीधा 1 आएगा। अगर क्लॉक पल्स इसके लिए सीधा 1 आता है तो आपका जो ये जो सर्किट है ये सीधा आपका काम करेगा। बट दिक्कत ये है कि बीच में आप इन्वर्टर लगा देते हैं तो ये 1 अगले वाले के लिए 0 बन जाता है, और जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो काम नहीं करता। इसी प्रकार से जब आप यहाँ से 0 देते हैं तो वो मास्टर के लिए तो 0 है, लेकिन वो जब 0 यहाँ से नॉट गेट के अंदर से जब निकलता है तो वो अगले वाले के लिए 1 बन जाता है, मतलब स्लेव काम करता है। तो पहले मास्टर प्रोसेस करेगा, अपने आउटपुट को स्लेव के लिए दे देगा, फिर स्लेव उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो इसके जो आउटपुट होते हैं Y और Y डैश होते हैं, जबकि इसके जो आउटपुट होते हैं Q और क्या होते हैं, Q डैश होते हैं, जिससे आपको क्या मिलता है, फाइनल आउटपुट आपको मिलता है। और ये कॉमन क्लॉक पल्स का क्या लेते हैं, उपयोग लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा काउंटर। काउंटर क्या होता है, अगर आप किसी भी मशीनरी में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर आप काउंटिंग करना चाहते हैं, काउंटिंग के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, काउंटर की आपको जरूरत पड़ेगी। तो काउंटर जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के काउंटर होते हैं, एक सिंक्रोनस काउंटर होता है और एक एसिंक्रोनस काउंटर होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस काउंटर में कहाँ कहाँ हम इसे उपयोग लेते हैं। इसके अंदर जो पहला जो है कि नंबर ऑफ क्लॉक पल्स की संख्या को ये काउंट करने का काम करता है। उसके बाद में जिसे इनपुट के रूप में उपयोग ले रहे, काउंटर मेमोरी सिस्टम की तरह कार्य करता है और काउंटर फ्लिप फ्लॉप के द्वारा मिलकर बना होता है। तो पहली चीज होगी कि काउंटर क्लॉक पल्स की संख्या को काउंट करता है, काउंटर मेमोरी सिस्टम की तरह कार्य करता है, काउंटर फ्लिप फ्लॉप के द्वारा मिलकर बना होता है। काउंटर साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन, सबके लिए ये काउंटर काउंटिंग करने का कार्य करता है। तो काउंटर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया एसिंक्रोनस जिसे रिपल काउंटर कहा जाता है, और एक सिंक्रोनस काउंटर होता है जिसे, अब ये दोनों के दोनों जो काउंटर है ये दोनों के दोनों सीक्वेंशियल सर्किट है। जैसे फ्लिप फ्लॉप भी सीक्वेंशियल सर्किट था, वैसे वैसे काउंटर भी आपका सीक्वेंशियल सर्किट है। तो एसिंक्रोनस जो काउंटर जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो मेन जो चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे आपने ये मान लीजिए इस तरह से आप सर्किट की बात करें तो आप इस चीज़ को ऐसे समझे, ये आपके क्लॉक पल्स है, ये आपके क्लॉक पल्स लगे हुए हैं।
और इस क्लॉक पल्स के अंदर इसके अलावा यहां से हम लोग क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। अब चीज क्या ध्यान रखनी है, उस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान रखने वाली बात यही है कि एक का आउटपुट आपका यहां से मिलता है और वो दूसरे के लिए इनपुट की तरह कार्य करता है। वापस से सुनिएगा, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह कार्य करता है। तो एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि इनपुट जो है, ये यहां से भी इनपुट आ रहा है, इसके लिए भी इनपुट आ रहा है, इसके लिए भी इनपुट आ रहा है। इनपुट जो है वो तीनों के लिए क्या रहता है, कॉमन रहता है। तो इनपुट सबके लिए आपका क्या है, कॉमन है, जबकि आपका जो आउटपुट है वो अगले के लिए क्लॉक पल्स रहता है। तो दो लाइनें आपको दिमाग में डालनी है। एक तो जो ये काउंटर है इसके अंदर इनपुट जो है वो सबके लिए कॉमन है। दूसरी बात, एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्लॉक पल्स है, एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्लॉक पल्स है। वैसे हमें आउटपुट मिल रहा जरूर है, यहां पे हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, QA हो गया और QB हो गया। अब एक बेसिक सी बात यह है कि अगर काउंटिंग करते हैं तो वो काउंटिंग बाइनरी रूप से होती है, मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 तक ही गिनती गिन पाएगा अगर हमारे पास से 2 ही फ्लिप फ्लॉप है। अगर हमारे पास से 3 फ्लिप फ्लॉप है तो वो 3 जो है वो 2 की पावर 3 टोटल 8 तक काउंटिंग कर पाएगा। काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से शुरू होती है और 7 तक जाती है। इसी तरह से मैं कहता हूं कि 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है और वो 0 से लेकर 15 तक की काउंटिंग कर लेगा। अब चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर अगर 4 है तो 0 से 3 तक है, अगर 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 0 से 7 तक है और 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 0 से 15 तक है। इसी तरह से अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो यही है कि सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप, ये भी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। इस फ्लिप फ्लॉप में एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह कार्य करता है। पहले वाले में एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्लॉक पल्स की तरह कार्य कर रहा था, इसमें एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह कार्य करता है। ध्यान से सुनिएगा, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह कार्य करता है। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में आपका जो क्लॉक पल्स था वो सबके लिए जो था अलग अलग था। क्लॉक पल्स सबके लिए अलग अलग था क्योंकि एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्लॉक पल्स था, जबकि इनपुट सबके लिए क्या था, कॉमन था। जबकि इसी प्रकार से इस क्लॉक पल्स में अगर बात की जाए तो इसमें क्लॉक पल्स सबके लिए कॉमन होती है। इसके अंदर क्लॉक पल्स सबके लिए कॉमन होती है, जबकि एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह कार्य करता है, जिसके कारण जो इनपुट जो होता है वो सबके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो इसे हम लोग डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह कार्य करता है। तो अब देखिए, ये क्लॉक पल्स ले लिए हमने, तीन हमारे पास है क्लॉक पल्स है। डायग्राम को बनता हुआ देखोगे और ध्यान दोगे तो चीज समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपका इनपुट आ रहा है, यहां से आपका आउटपुट मिल रहा है, लेकिन ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है ये अगले वाले के लिए इनपुट की तरह कार्य कर, वापस से देखना, ये जो आउटपुट आ रहा है ये अगले वाले के लिए इनपुट की तरह कार्य कर रहा है। क्योंकि डायग्राम बनता हुआ देखोगे तभी आप खुद बना पाओगे और चीज को समझ भी पाओगे। इसी तरह से इसका वापस से देखो, एक बार और देख लो, इसका जो आउटपुट है और ये हमारी इनपुट वाली लाइन जो आ रही है, ये मिलकर अगले वाले के लिए इनपुट की तरह कार्य करता है। इसका मतलब एक का आउटपुट अगले वाले के लिए कैसा है, इनपुट की तरह क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। अब इसी बात को अगर मैं क्लॉक पल्स के लिए बोलूं, ये हमारी क्लॉक पल्स है, ये हमारी क्लॉक पल्स है और ये हमारी क्लॉक पल्स, ये जो है ये सारे के सारे हमारे क्लॉक पल्स है और क्लॉक पल्स सबके लिए कॉमन है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्लॉक पल्स सबके लिए कॉमन है, जबकि एक का आउटपुट
दूसरे के लिए इनपुट की तरह कार्य कर रहा है। अगला जो टॉपिक है वो है रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशन। रजिस्टर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, जो हार्डवेयर का जो कंपोनेंट का अरेंजमेंट है जिसमें नंबर ऑफ रजिस्टर और माइक्रो ऑपरेशन शामिल होते हैं। इसका मतलब इससे क्या शामिल होते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर और माइक्रो ऑपरेशन। कंट्रोल सिग्नल के द्वारा माइक्रो ऑपरेशन कंट्रोल्स किए जाते हैं। माइक्रो ऑपरेशन मतलब कमांड हो गई, लेकिन वो कंट्रोल किसके द्वारा होगी, कंट्रोल सिग्नल के द्वारा कंट्रोल होगी। तो पहली जो चीज होगी वो होगी कि नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं और माइक्रो ऑपरेशन होते हैं। दूसरी चीज ये हो गई कि इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। अब ये क्या करता है, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट होती है और ये 0 तथा 1 के रूप में कार्य करती है। मतलब लगभग जितने भी आप लोग काम देख रहे हो, क्योंकि ये तो बाइनरी सर्किट होते हैं और इसमें क्या काम होता है, 0-1 का ही कार्य होता है। बस की अगर बात की जाती है तो एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर से जोड़ने के लिए, एक डिवाइस को रजिस्टर से जोड़ने के लिए, बस से जोड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग लेते हैं, बस का। एक रजिस्टर को दूसरे से वायर के द्वारा जुड़ाता है। बस एक कम्युनिकेशन पाथ होता है, चाहे वायर के रूप में हो, चाहे इस तरह से आपके बोर्ड के ऊपर सर्किट बना रखा हो, वो आपका बस कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बस के द्वारा ही कंट्रोल यूनिट के द्वारा जुड़ी होती है और इसको कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कंट्रोल यूनिट की। बस को अरेंज करने के लिए मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि सारे कम्युनिकेशन डिवाइस अगर पूछी जाए तो वो बस है। सभी प्रकार के रजिस्टर को जोड़ने में जो काम आ रही है वो बस है, और जो कंट्रोल जो हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, मल्टीप्लेक्सर के द्वारा कंट्रोल हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, डेटा मूवमेंट। मल्टीप्लेक्सर की संख्या और रजिस्टर की संख्या बराबर होती है। जितने मल्टीप्लेक्सर है उतने के उतने रजिस्टर की संख्या होगी। मतलब यदि 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है तो आपके रजिस्टर भी कितने होंगे, 4 होंगे। मतलब मल्टीप्लेक्सर में जितने इनपुट है उतने ही आपके रजिस्टर उपयोग में आएंगे। रजिस्टर एक तरह से आपकी टेम्परेरी यूनिट होती है और जो बाइनरी वैल्यू रखती है, मतलब 0-1 के रूप में आपका डेटा रखती है। यदि फ्लिप फ्लॉप पैरेलल जुड़े होंगे तब आप उसको पैरेलल फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। रजिस्टर में नई वैल्यू को इंसर्ट करना लोडिंग कहलाता है और डेटा उसे बाहर निकालना जो है वो रीडिंग कहलाता है। मतलब रजिस्टर में डेटा डालना लोडिंग है, डेटा को रीड करना कहलाता है जब आप उसे डेटा बाहर निकालते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। शिफ्ट रजिस्टर भी एक टेम्परेरी रजिस्टर है। शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग डेटा मैनिपुलेट करने के लिए, कंप्यूटेशन करने के लिए या प्रोसेसिंग के लिए यूज में लिया जाता है। शिफ्ट रजिस्टर में निम्न पार्ट होते हैं। शिफ्ट रजिस्टर क्या क्या काम करता है। पहली बात, कैसी रजिस्टर है, टेम्परेरी रजिस्टर है। इसका उपयोग कहाँ होता है, मैनिपुलेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर कोई पूछे कि शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग कहाँ होता है तो आप बताएंगे मैनिपुलेट करना हो, कंप्यूटेशन करना हो या प्रोसेसिंग करनी हो, तब हम शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग करते हैं। कल को कोई पूछे कि शिफ्ट रजिस्टर में क्या क्या चीज़ें होती है, क्लियर काउंटर होता है, नाम से ही पता लग रहा है, उसको क्लियर करेगा। दूसरा क्लॉक पल्स होता है, अगर क्लॉक पल्स 1 होगी तो सर्किट काम करेगा, 0 पे सर्किट काम नहीं करेगा। पैरेलल लोड अगर पूछा जाए तो आप बताओगे एक साथ में जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है वो पैरेलल लोड होता है। वैसे इसमें 2 डायरेक्शन होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक यूनि डायरेक्शन जो एक ही दिशा में चलता है, एक बाई डायरेक्शन जो दोनों दिशाओं में क्या करता है, कार्य करता है। अगर आप 0-0 की बात करते हैं तो नो चेंज है, 0-1 पे राइट में जाएगा क्योंकि 1 भी राइट साइड में है, और 1-0 में किस साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा क्योंकि 1 जो है लेफ्ट साइड में। अब आप बात करते हैं इसकी लैंग्वेज के बारे में। तो जो भी हमारे डेटा में ऑपरेशन होते हैं वो सारे जो ऑपरेशन है वो हमारे माइक्रो ऑपरेशन कहलाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सभी ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन होते हैं, माइक्रो ऑपरेशन होते हैं। और उसमें किसका उपयोग लिया जाता है, रजिस्टर का। अब रजिस्टर के कोई नियम पूछ ले तो अगर कोई चीज कैपिटल में लिखी जाती है, इसमें मतलब वेरिएबल के नाम कैसे लिखे जाते हैं, कैपिटल में, तो रूल पूछा जाएगा। पहला रूल आप बताएंगे कि रजिस्टर के नाम कैपिटल में लिखे जाते हैं। अगर रजिस्टर के किसी हिस्से की बात करते हो तब आप एक छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, छोटा ब्रैकेट, जो कि 0 से 7 जैसे आपने लिख दिया तो इतने हिस्से की आप बात कर सकते हैं। रजिस्टर का डेटा दूसरे रजिस्टर में डालने के लिए एरो का सिंबल रखता है जो कि राइट टू लेफ्ट जाता है। वैसे ही सेम वैल्यू जैसे a बराबर b लिखते तो b की वैल्यू a में जाती है, सेम उसी तरह से
राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में वैल्यू असाइन होती है। अगर एक से ज्यादा ऑपरेशन है, एक से ज्यादा अगर ऑपरेशन है तो बीच में कोमा लगेगा। यानी कि क्या बातें सीखी, पहली चीज सारे जो भी कैरेक्टर वो कैपिटल में लिखे जाएंगे रजिस्टर में। अगर किसी पर्टिकुलर टुकड़े की बात करते हो तो छोटा ब्रैकेट लगाया जाएगा, वैल्यू राइट टू लेफ्ट जाती है। और इसके अलावा इसमें हम लोग एक से ज्यादा ऑपरेशन कोमा लगा लगा के कर सकते हैं। रजिस्टर में जब डेटा जाता है तब आप उसे राइट कहते हैं, और रजिस्टर से जब डेटा बाहर आता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो बाहर आ रहा है डेटा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रीड कहलाएगा। और जब डेटा अंदर की तरफ जाता है, जैसे कि आप लोग सुन रहे हो, तो वो जो है वो आपका क्या कहलाता है, रीड कहलाता है। रजिस्टर में अलग अलग प्रकार के रजिस्टर होते हैं।